और फिक्र में अब समय है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें दिखाने का। अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेटेड हो जाएंगे। देखिए पहली बड़ी खबर इस वक्त जो आने वाली है, ध्यान से। सैफ अली खान 5 दिन बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे। व्हाइट शर्ट, जीन्स और काला चश्मा पहने सैफ अस्पताल से निकले और गाड़ी से अपने घर गए। उन्हें पत्नी करीना कपूर, बेटी सारा और मां शर्मिला टैगोर अस्पताल लेने पहुंची। इस बीच दिल्ली के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा आज जारी किया गया। बीजेपी ने सरकार बनने पर दिल्ली के युवाओं के लिए मुफ्त शिक्षा और ऑटो वालों के लिए बीमा का वादा किया है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी आई तो दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। इस सब के बीच में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए 47 T-72 ब्रिज लेइंग टैंक खरीदने का रास्ता साफ हो गया है। हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री से 1561 करोड़ की डील हुई है। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय और हेवी व्हीकल फैक्ट्री के अधिकारियों ने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इन टैंकों का इस्तेमाल युद्ध के दौरान पुल बनाने के लिए होता है। और कोलकाता रेप मर्डर केस में दोषी को उम्र कैद की सजा को चुनौती देते हुए बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सरकार ने दोषी को फांसी देने की अपील की है। सीएम ममता बनर्जी कल फैसले पर सवाल उठाए थे। निचली अदालत ने कहा था कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं है। और यूपी के संभल में आज 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने 7.5 घंटे तक पड़ताल की। आयोग के सदस्य ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और 51 लोगों के बयान दर्ज किए। नवंबर में कोर्ट के आदेश पर सर्वे के दौरान संभल में पथराव और फायरिंग हुई थी। तेलंगाना के चिलकुर बालाजी मंदिर में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने दर्शन किए। यहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। इसकी फोटो उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के साथ शेयर भी की है। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए गए बड़े फैसलों का भारत के शेयर बाजार में बुरा असर हुआ है। सेंसेक्स 1235 अंक गिर गया, वहीं निफ्टी भी 300 अंक तक गिर गया, जिसके चलते निवेशकों के आज शेयर बाजार में 7 लाख करोड़ डूब गए। और व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने अमेरिका के खिलाफ गठजोड़ बनाया है। ट्रंप की शपथ के 24 घंटे के अंदर दोनों ने साझा रणनीति पर काम करने का फैसला किया है। जिनपिंग ने एशिया में अमेरिकी दखल पर चिंता जताई तो पुतिन ने कहा कि हम अमेरिकी वर्चस्व वाली मानसिकता के खिलाफ हैं। इस बीच तुर्की में एक होटल में आग लगने से 66 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 51 लोग घायल हो गए हैं। आग बुझाने का काम जारी है। बताया गया कि इमारत से कूदने के चलते कई लोगों की जान चली गई। कल अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ट्रेंड कर रही थी। आज उनके फैसले ट्रेंड कर रहे हैं और कल न जाने क्या ट्रेंड करेगा। ये देखिए जरा, ट्रंप के फैसलों की तलवार किस किस पर चलने वाली है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले उनकी तलवार से केक काटते हुए तस्वीर देखिए। ये देखिए उनका वो पुराना जिग। उनको शायद डांस का एक ही स्टेप आता है, ये चर्चा काफी थी। वर्ल्ड डिप्लोमेसी के एपिसेंटर वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप ने जश्न का केक काटने से पहले डांस किया। ये वो बॉल होता है जब स्वेरिंग इन के बाद होता है, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ, फर्स्ट लेडी के साथ डांस करते हैं। और तलवार लहराते हुए, थिरकते हुए वो यहां पर दिखाई दिए। ये देखिए जरा। और इससे जो सीक्रेट सर्विस है वो बहुत परेशान था इस तलवार से। यकीन मानिए, ये इनसाइड रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं। केक काटते हुए ट्रंप की सांकेतिक तलवारबाजी में अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति बने जेडी वेंस ने भी उनका साथ दिया। यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर आई है। अमेरिकी संसद से आई ये तस्वीरें हमेशा के लिए इतिहास का एक कभी न भूलने वाला अध्याय बन गई है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप के सामने फाइलों का ढेर लगा हुआ है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जिसे कहते हैं, इन पर साइन करने का ट्रंप ने वादा किया। ट्रंप 1.5 घंटे तक पत्रकारों के सवालों का जवाब देते थे और उन फाइलों पर साइन करते रहे। जितना काम ट्रंप ने शुरुआती 24 घंटे में किया, उसने हर किसी को प्रभावित किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो कैपिटल अरीना गए तो उन्होंने कई सारे पेन फेंक फेंक कर लोगों को बांट दिए जिनसे उन्होंने साइन किए थे। खैर, पहले ही दिन ट्रंप ने 42 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने 115 निजी स्टाफ को लेकर फैसले किए। ट्रंप ने 200 एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए। ट्रंप ने 24 घंटे में 3 भाषण दिए। इसके अलावा सिर्फ एक ही दिन में ट्रंप ने 90 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और यह सारा आंकड़ा सबसे पहले इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन अमेरिका को लेकर जो बड़े फैसले किए हैं, उन्हें कुछ पॉइंट्स में आपको बताते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका स्वर्णिम युग जो है वो शुरू हो रहा है। ये उन्होंने अपनी स्पीच में शुरुआत में ही कह दिया। ये उनकी फर्स्ट लाइंस थी। सिर्फ 2 जेंडर होंगे, पुरुष और महिला। ये वो लाइनें हैं जो पुतिन कहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जल्द रुकेगा, ये पुतिन भी चाहते हैं। चीन से पनामा नहर वापस लेंगे, ये उन्होंने तब कहा जब चीन के उपराष्ट्रपति वहां पर मौजूद थे। WHO में अब अमेरिका की जरूरत नहीं है, उन्होंने तब कहा जब फाउची को प्रेसिडेंशियल पार्डन मिल चुकी है। हमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। दूसरे देशों
देश के युद्ध में अमेरिकी सेना नहीं जाएगी, लेकिन हम अपनी सेना को दुनिया में सबसे मजबूत करेंगे। यह भी कहा ब्रिक्स अमेरिका विरोधी होगा तो अंजाम भुगतेगा। टिकटॉक को 75 दिन का वक्त दे रहा हूं क्योंकि उनके सीईओ वहां पर बैठे हुए थे स्वेरिंग इन में। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह पर जाएंगे, इसको लेकर इलॉन मस्क खुशी से कूद पड़े। कुल मिलाकर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 24 घंटे एकदम तूफानी गुजरे। अंग्रेजी में कहावत होती है, उसको कहते हैं ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। ट्रंप हैज ब्लोन हिज ओन ट्रम्पेट। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप के फैसलों का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। आखिर किस तरह ट्रंप के फैसलों से दुनिया में हलचल मच जाएगी, अब इसको देखते हैं। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध पर पुतिन को चुनौती दी क्योंकि ट्रंप को उम्मीद थी कि पुतिन उनके शांति प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, लेकिन ट्रंप ने की शपथ से 2 घंटे पहले पुतिन ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने रूस को बर्बाद कर दिया है, इससे ट्रंप के युद्ध रुकवाने के वादे को झटका लग सकता है। इंटरेस्टिंग बात है कि ट्रंप के लिए जाना जाता है कि बहुत हार्ड नेगोशिएटर हैं और अपनी दम दिखाने की कोशिश करते हैं, और अब तो खैर अमेरिकन प्रेसिडेंट भी हैं। ट्रंप ने पनामा नहर पर चीन के कब्जे की चुनौती दी है, इससे अमेरिका का सीधा चीन से टकराव हो सकता है। पनामा के जो लोग हैं वो इससे बहुत नाराज हैं। ट्रंप ने अपना पुराना वादा दोहराते हुए कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की तो ग्लोबल टेंशन बढ़ सकती है, इससे अमेरिका का सीधा रूस और यूरोप से टकराव हो सकता है। ट्रंप ने गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बनाने की भी बात की है। ट्रंप ने अमेरिका में रहने वाले अवैध प्रवासियों के बच्चों की नागरिकता खत्म कर दी है। प्यू रिसर्च के मुताबिक वर्ष 2016 में अमेरिका में लगभग 2.5 लाख बच्चे अवैध अप्रवासी माता पिता से पैदा हुए। प्यू रिसर्च के ने एक और आंकड़ा जारी किया है, उसके मुताबिक वर्ष 2022 में अमेरिका में अवैध अप्रवासी माता पिता से ऐसे बच्चों की संख्या 13 लाख हो गई। सवाल यह है कि आखिर अब इनका क्या होगा। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में 30 देशों के अवैध प्रवासी रह रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है। ट्रंप ने अब अमेरिका को WHO से अलग कर लिया है, इससे WHO के संचालन में रुकावटें आ सकती हैं क्योंकि WHO की कुल फंड में अमेरिका का योगदान 18% है। अमेरिका सबसे बड़ा फंड देता है WHO को दुनिया में। ट्रंप ने खुद कहा कि अमेरिका ने WHO को $500 मिलियन दिए, जबकि चीन की अमेरिका से 3 गुना ज्यादा आबादी है। इसके बावजूद चीन ने WHO को सिर्फ $39 मिलियन दिया। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चीन है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब WHO के सामने एक बड़ा वित्तीय संकट आ चुका है। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से भी अलग हो गया है। ये बाइडेन का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इससे अब अमेरिका लीबिया और सीरिया जैसे छोटे देशों में शामिल हो गया है जो इस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। अमेरिका के इस फैसले से पर्यावरण सुधार के काम प्रभावित हो सकते हैं, रुक सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को चेतावनी के अंदाज में कहा है कि अगर उन्होंने अपनी करेंसी विकसित करने की कोशिश की तो वो 100% टैरिफ लगा देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो इसका भारत पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि भारत क्वाड के साथ ब्रिक्स का भी संस्थापक सदस्य है। लेकिन ट्रंप ट्रांजैक्शनल है, इसलिए उनको भारत की बहुत जरूरत है। वैसे हमारे पास आपके लिए क्वाड मीटिंग का एक अपडेट यह भी है कि अमेरिका में क्वाड देशों का सम्मेलन हो रहा है। आज रात 1:15 पर क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक है। इस बैठक के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में हैं। वो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे और आज क्वाड मीटिंग के बाद जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक है। खैर, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की शपथ से जो व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश है वो कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क हैं। ट्रंप की ताजपोशी से ये देखिए जरा, मस्क खुशी से झूम उठे। प्रेसिडेंशियल परेड के दौरान इलॉन मस्क का अंदाज देखिए, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हाथ उठाया उससे वो बड़े सवालों के घेरे में आ गए। हाथों को हवा में उठाते उन्होंने इस तरह ट्रंप 2.0 को सेलिब्रेट किया। लेकिन ध्यान से देखिए अब आप, इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री को मंगल ग्रह पर भेजने का ऐलान किया था तब भी इलॉन मस्क खुशी से झूम उठे थे। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए, इसमें इलॉन मस्क ट्रंप के बेटे बैरन ट्रंप के साथ दिखाई दे रहे हैं। बैरन ट्रंप ऑलरेडी बहुत चर्चा में आ चुके हैं। बैरन ट्रंप जो है 6 फुट 9 इंच के हैं और उनके लिए मशहूर ये है कि उन्होंने जो बाइडेन के साथ जिस तरीके से हाथ मिलाया और रिस्पेक्ट दिखाई, ये उनकी डिसेंसी और कल्चर को बता रहा है। अब देखिए उनके चेहरे के हाव भाव। ट्रंप की कैबिनेट में डॉज का विभाग संभालने वाले इलॉन मस्क ने खुद कहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब मंगल ग्रह पर अमेरिकी एस्ट्रोनॉट झंडे फहराएंगे। उनका उत्साह देखकर किसी को भी ये लगेगा जैसे जीत ट्रंप की नहीं बल्कि खुद इलॉन मस्क की हुई है।
वैसे अमेरिका के सरकारी दक्षता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डॉज में ट्रंप ने इलॉन मस्क के साथ भारतवंशी विवेक रामास्वामी को भी नियुक्त किया था, लेकिन ट्रंप की शपथ के बाद कुछ घंटों के बाद विवेक रामास्वामी ने खुद को डॉज से अलग कर लिया है। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर विवेक रामास्वामी ने खुद को इतने बड़े विभाग से क्यों अलग किया? क्या इसके पीछे कोई मनमुटाव है? इस बीच पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक रामास्वामी अगले हफ्ते ओहायो के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने डॉज को छोड़ने का फैसला किया है। कुल मिलाकर ट्रंप की शपथ के बाद उनके एक एक फैसले पर धीरे धीरे दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विवेक रामास्वामी के लिए यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने ट्रंप के कहने पर यह फैसला किया है क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि वो सेनेट में आए। अलग अलग दुनिया से प्रतिक्रिया आ रही हैं क्योंकि ट्रंप के कुछ फैसले ग्लोबल फिक्र बढ़ाने वाले हैं। हम आप सभी लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मीट के सभी प्रोडक्ट्स हलाल या गैर हलाल होते हैं। इस्लाम धर्म से जुड़े मुस्लिम समुदाय के लोग सिर्फ हलाल प्रोडक्ट्स का ही सेवन करते हैं, इसके लिए बाकायदा हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि आटा भी हलाल प्रोडक्ट हो सकता है? क्या आपने कभी यह सुना है कि बेसन भी हलाल प्रोडक्ट हो सकता है? खाने पीने की चीजें तो छोड़ दीजिए, क्या आपने कभी यह सुना है कि सीमेंट भी हलाल प्रोडक्ट हो सकता है? क्या आपने कभी यह सुना है कि सरिया भी हलाल प्रोडक्ट हो सकता है? सुनने में यह प्रश्न आपको अजीब लग रहे हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का यह मसला अब देश में बहुत बड़ा बन चुका है और आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है, जिसमें सरकार और मुस्लिम पक्ष में जमकर बहस हुई। दोनों ही तरफ से दमदार दलीलें दी गईं। तो हम आपको सबसे पहले खबर विस्तार से बताते हैं, फिर इस खबर को फिक्र के लेंस से भी देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात जो आपको बताना चाह रहे हैं, इस विवाद की शुरुआत 18 नवंबर 2023 से होती है, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल टैग वाले सभी खाद्य और मेडिकल उत्पादों के भंडारण, बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। सरकार की दलील थी कि हलाल सर्टिफिकेट जारी करके न सिर्फ अनुचित लाभ कमाया जा रहा है, बल्कि यह समाज को बांटने की सोची समझी साजिश का हिस्सा है। जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट ने यूपी सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी। उसकी याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार की तरफ से दलील के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और जमीयत की तरफ से वकील एमआर शमशाद हाजिर हुए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की बात रखते हुए कोर्ट में कहा कि हलाल मीट पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आटा, बेसन, सीमेंट, सरिया को भी हलाल प्रमाणित किया जा रहा है और तो और पानी की बोतलों को भी हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इस दलील पर जमीयत की ओर से पेश वकील ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट सिर्फ मांसाहारी भोजन से संबंधित नहीं है। प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव के रूप में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है और ऐसे खाद्य पदार्थ गैर हलाल की श्रेणी में ही आए। तुषार मेहता ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट लेने की लागत को कंपनी प्रोडक्ट की कीमत में जोड़ा जाता है, जिससे सामान की कीमत काफी बढ़ जाती है। ऐसा करके हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली कंपनियां लाखों करोड़ों कमा रही हैं। इसका अतिरिक्त बोझ उन गैर मुस्लिमों को भी उठाना पड़ रहा है जो हलाल प्रोडक्ट्स का सेवन नहीं करते। इस पर मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मेकअप की कई चीजें भी हलाल या गैर हलाल की श्रेणी में शामिल हैं। कई लिपस्टिक उत्पादों में सुअर की चर्बी होती है और कई शैम्पू और परफ्यूम में अल्कोहल होता है। इसके बारे में मुस्लिम समुदाय को पता होना ही चाहिए। इसके बाद तुषार मेहता ने कहा कि बेसन हलाल या गैर हलाल कैसे हो सकता है। इस पर मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि केंद्र की नीति में भी हलाल को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। केंद्र सरकार की नीति खुद कहती है कि यह जीवन शैली का मामला है, यह व्यक्तिगत पसंद का मसला है और इसे अपनाने के लिए कोई दबाव नहीं। ये सारी जगह जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने चल रही थी, जिस पर बेंच ने दोनों पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में निर्धारित कर दिया। अब यहां पर कुछ बातें समझने वाली हैं, जैसे कि इस्लाम धर्म में हलाल और गैर हलाल पर क्या लिखा गया और देश में हलाल सर्टिफिकेट कौन बांटता है। इन सवालों के जवाब हम आपको थोड़ी देर में देने वाले हैं लेकिन उससे पहले इस विवाद पर भड़कते सियासी और मजहबी शोले देख लेते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने हलाल सर्टिफिकेट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट कर कहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था पर दशकों से हमले किए जा रहे हैं और गैर मुस्लिमों को जबरन हलाल सर्टिफाइड सामान खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इन सर्टिफिकेशन को न सिर्फ खाद्य पदार्थों के लिए बल्कि अन्य वस्तुओं के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। BHP ने कहा है कि अब हलाल और हलाला दोनों पर हल्ला बोल का समय आ गया। इस मसले पर हमने कुछ मौलानाओं से भी बातचीत की, कुछ धर्मगुरुओं से भी बात की और उनकी इस मुद्दे पर क्या राय है ये आप कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए।
सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो बातें गौर फिक्र करने के लायक हैं और सोचने के लायक हैं। हलाल सर्टिफिकेट की प्रक्रिया जो है वो नए सिरे से होना चाहिए और जो लोग भी इसमें गड़बड़ कर रहे हैं या गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बाज आना चाहिए, रुकना चाहिए। सीमेंट हो, वॉशिंग पाउडर हो, साबुन हो, इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये बिला वजह की चीज़ें हैं, बिला वजह की बातें हैं और इससे कोई हासिल नहीं होने वाली चीज़ है और इसको हर आदमी इग्नोर करे। ये कानून के दायरे में क्या चीज़ वो समझते हैं? बेसन तो देखिए सृष्टि से चना पैदा होता है, ठीक है, और सृष्टि पूरी तरीके से पवित्र है, भूमि पूरी तरीके से पवित्र है और उस पवित्रता से चना उत्पन्न हुआ और उसको चक्की में पीस करके बेसन बनाया गया, तो उसकी पवित्रता पे किसी को संशय नहीं करना चाहिए। कृत्य चल रहा है पूरे देश में, इस पे तुरंत तत्काल प्रतिबंध लगना चाहिए। यह एक इस्लामिक आतंकवाद का चेहरा है जो इनडायरेक्टली जिहाद कर रहा है और हमारे जो सनातन हिंदू धर्म है उस पर चोट पहुंचा रहा है। सारी नियम और कानून वो सरकार के अधीन है। समाजवादी पार्टी समझती कि कानून बनाना, नियमों को बनाना वो सरकार का काम है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। बहस अपनी जगह, लेकिन हम यहां पर सिलसिलेवार तरीके से हर एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात इस्लाम धर्म की कर लेते हैं। इस्लाम में हलाल के बारे में क्या कुछ लिखा है? हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है जायज़ या मुनासिब। हलाल से मतलब उन प्रोडक्ट से है जिसको लेकर मुसलमानों को खाने और पीने में धार्मिक तौर पर कोई मनाही नहीं है, जो प्रोडक्ट इस्लामी परंपराओं और मान्यताओं के हिसाब से तैयार किए गए हैं, जबकि इस्लामी कानून के अनुसार जो हलाल नहीं है वो इस्लाम में प्रतिबंधित है। अंग्रेजी में से फॉरबिडन यानी कि निषेध कहते हैं, निषिद्ध कहते हैं। खाने पीने के मामले में देखें तो जैसे पोक यानी सुअर का मांस और शराब। हलाल का इस्तेमाल मांस काटने की एक तकनीक के लिए भी किया जाता है। इस तकनीक में जानवर के गर्दन की नस काट दी जाती है ताकि धीरे धीरे उसका सारा खून बह जाए और उसकी मौत हो जाए। ऐसा करते वक्त कुरान की आयत अनिवार्य तौर पर पढ़ी जाती है जिसे तस्मिया या शहदा के नाम से जाना जाता है। जबकि हलाल के अलावा मांस काटने की दूसरी विधि झटका है, लेकिन इस्लाम में झटका मांस खाने को गैर मजहबी माना जाता है। वहीं आपने कई नॉन मीट प्रोडक्ट्स में भी हलाल मार्क शायद देखे होंगे। असल में कई खाने की चीजों में जेलेटिन, ग्लीसरीन मिलाया जाता है। ऐसे ज्यादातर प्रोडक्ट्स में सुअर की चर्बी मिली होती है। इसी तरह के कई फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक में भी एनिमल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है। कई परफ्यूम्स में अल्कोहल मिलाया जाता है। इन सभी चीजों को इस्लाम में अनुचित बताया गया है और इनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स का प्रयोग भी मुसलमानों के लिए गैर हलाल हो जाता है। लेकिन अगर इन डेली यूज प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेट है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिसका इस्लाम में मनाही हो। और यही दलील मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में भी दी गई। लेकिन फिर से वही सवाल है कि क्या आटा, बेसन, सरिया और सीमेंट को हलाल या गैर हलाल के चश्मे से देखा जा सकता है? अब आते हैं हलाल सर्टिफिकेट पर। भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए कोई केंद्रीय सरकारी प्रक्रिया नहीं है। पारंपरिक रूप से हलाल प्रमाण पत्र निजी संगठनों जैसे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट की तरफ से जारी किए जाते हैं। हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कंपनियां कुछ फीस लेती हैं और इसके लाइसेंस का सालाना नवीनीकरण होता है। और अप्रैल 2023 में वाणिज्य मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने मांस और मांस के प्रोडक्ट्स के निर्यात के लिए हलाल प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया था और कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। इन दिशा निर्देशों के अनुसार हलाल प्रमाणित के रूप में एक्सपोर्ट किए जाने वाले मांस और मांस के प्रोडक्ट्स का उत्पादन और पैकेजिंग केवल उन्हीं जगहों पर होगी जिनके पास भारतीय गुणवत्ता परिषद का प्रमाण पत्र हो। यहां यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि यह दिशा निर्देश विशेष रूप से एक्सपोर्ट होने वाले मांस और मांस के प्रोडक्ट्स पर लागू होते हैं। भारत के अंदर बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स के लिए भी अभी भी कोई अनिवार्य सरकारी हलाल सर्टिफिकेशन प्रोसेस नहीं है।
अब फिक्र के लेंस से इस मुद्दे को समझ लेते हैं। यह बात सही है कि इस मुद्दे का एक बड़ा पहलू बाजार से जुड़ा है, मुनाफे और कंपटीशन से जुड़ा है। भारत में कई बड़ी कंपनियां हैं जिनके मालिक मुसलमान भी नहीं हैं, जिनके प्रोडक्ट वेजिटेरियन भी हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफाई कराती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया भर में इस्लाम धर्म को मानने वाले 180 करोड़ से अधिक लोग हैं और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का करीब 24% है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के खाद्य बाजार में करीब 19% हलाल फूड प्रोडक्ट का है, जो लगातार बढ़ रहा है और ये इंडस्ट्री $2.3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा बड़ी हो गई है। ऐसे में कोई भी कंपनी इतने बड़े उपभोक्ता मार्केट को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। इसीलिए भी नॉन मीट प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेट लेने की होड़, और सच ये भी है कि इसके कारण सामान की कीमतों में इजाफा हो जाता है और फिर इन्हें ऊंची दरों पर खरीदना गैर मुस्लिमों के लिए भी मजबूरी हो जाता है। खबर वक्फ बोर्ड की फिक्र बढ़ाने वाली है, उस पर ताले की तलवार लटक रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने दावा किया था कि प्रयागराज में जिस जमीन पर महाकुंभ हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की है। तब इस पर काफी विवाद हुआ था। यूपी सरकार ने इसे ऐसा कहने वालों की तुलना भूमाफियाओं से की थी। अब उसी महाकुंभ की पावन भूमि से वक्फ बोर्ड को बंद करने का उद्घोष होगा। विश्व हिंदू परिषद प्रयागराज में 24 से 27 जनवरी के बीच एक संत सम्मेलन करेगी, जिसमें भारत के कोने कोने से साधु संत पहुंचेंगे। यहां अन्य मुद्दों के साथ वक्फ बोर्ड पर प्रतिबंध को लेकर चर्चा होगी। इसका ब्लूप्रिंट 24 जनवरी को वीएचपी के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में बनेगा और फिर 25 और 26 जनवरी को संत सम्मेलन में इस पर विमर्श होगा। संतों की मांग है कि या तो इस बार वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड का गठन किया जाए या फिर वक्फ बोर्ड पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। वक्फ बोर्ड भी हलाल की तरह ही है। ये भी जमीन कब्जा करने का एक संगठन है, सुनियोजित संगठन है, संवैधानिक संगठन है। इसलिए वक्फ बोर्ड को तत्काल तुरंत भंग कर देना चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं ये जमीन हमारी है, गंगा की जमीन को भी बता रहे हैं हमारी है, तो वो गैर मर्यादित बातें कर रहे हैं। तो इसलिए उन लोगों का वो बोर्ड भंग होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, जिससे कि वो हमारे सनातन धर्म की जमीन को अपनी जमीन बता करके उस पर कब्जा ना कर सके। वक्फ के माध्यम से मुस्लिम समाज का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग के लिए हम काम करें, ये हमारी मूल भावना है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का हम समर्थन करते हैं। आज आप कोई कानून ला रहे हैं तो वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं, वक्फ की जायदाद को बर्बाद करने के लिए ला रहे हैं। आप बताइए कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर कैसे होगा? देखिए, अब हम आपको बॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खान से मिलवाते हैं, जो 5 दिनों के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आज किसी हीरो की तरह बाहर आते हैं। एकदम फिल्मी सितारे की तरह ही फ्रेश और ऊर्जा से परिपूर्ण थे। उनके स्टाइल को देखकर उनके फैंस एक सुखद आश्चर्य में हैं। हालांकि इससे बहुत अच्छा भी लग रहा है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सैफ बड़े अच्छे लग रहे हैं। आज जब व्हाइट शर्ट, नीली जीन्स और काला चश्मा पहने सैफ अस्पताल से निकले और गाड़ी से घर पहुंचे, तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये वही सैफ हैं जिन पर 5 दिन पहले किसी ने चाकू से 6 जानलेवा वार किए थे। ये देखिए तस्वीरें, देख रहे हैं आप। और ये वही सैफ है जो खून से लथपथ थे, जिन्हें ऑटो में ले जाया गया था। सैफ के स्पाइनल कॉर्ड में 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा तक फंस गया था। सोचिए, ऐसी भयानक चोट और गहरे जख्म किसी आम इंसान के शरीर पर होते हैं तो शायद वो आसानी से चल भी नहीं पाता, लेकिन सैफ आज 5-6 दिनों के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद एकदम सहज और किसी हीरो की तरह सुपर फिट नजर आए हैं। हालांकि मॉडर्न मेडिसिन में स्पाइन की सर्जरी के बाद भी दूसरे दिन चलाने की पेशेंट को कोशिश होती है। वैसे आपने एक हीरो की ऐसी सुपर फास्ट रिकवरी किसी बॉलीवुड की मसालेदार फिल्म में देखी होगी, जिसमें बदमाशों के हमले के बाद वो गंभीर हालत में अस्पताल तो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में फिट होकर स्क्रीन पर ऐसे आता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसीलिए असल जिंदगी में इतनी सुपर फास्ट रिकवरी देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। हालांकि सैफ को अगर ध्यान से देखें, लेफ्ट हैंड बैंडेज है, गले में यहाँ पर शर्ट के कॉलर के नीचे बैंडेज लगी हुई है। आज जब वो गाड़ी में बैठे तो हंसते मुस्कुराते हुए सड़क और अस्पताल के बाहर मौजूदा लोगों का अभिवादन किया। घर पहुंचे तो खुद गाड़ी से उतरे, लोगों से हाथ मिलाया और ऐसे हवा में हैंडशेक किया जैसे वो आम दिनों में भी करते हैं।
जैसे सैफ अली खान बड़े अभिनेता, हो सकता है उनकी सेहत का अस्पताल में खास ख्याल रखा गया हो, महंगे से महंगा इलाज किया गया हो जिससे उनकी सेहत में जल्द सुधार हुआ हो। लेकिन जख्म किसी भी अभिनेता के हों या किसी आम आदमी के, उन्हें भरने में वक्त लगता है। सैफ के जख्म इस वक्त उनके प्रभावशाली लुक और उनकी मुस्कान के पीछे छिपे हैं। वो कैमरे के सामने भले ही मुस्कुराते रहें, लेकिन उनके मन में ये सवाल घूम रहे होंगे कि उनके साथ जो हुआ वो कैसे हो सकता है और क्या वो टाला जा सकता था और क्या ये उन्हीं के साथ होना था। फिक्र में अब बात क्रिकेट की। आईसीसी के किसी टूर्नामेंट की मेजबानी करना एक देश के क्रिकेट बोर्ड और वहां की सरकार के लिए गर्व का विषय है, लेकिन पाकिस्तान के लिए आईसीसी का एक टूर्नामेंट अपार दुख और तनाव लेकर आया है। स्टेडियम बन नहीं रहे हैं, मैचेस हो नहीं रहे हैं, बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। इस ट्रॉफी का नाम है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि इस टूर्नामेंट में जितने चर्चे पाकिस्तान उसकी मेजबानी के नहीं है, उससे ज्यादा चर्चे टीम इंडिया और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के हैं। अब इसी बीसीसीआई ने पाकिस्तान को नया दुख दे दिया है और वो है टीम इंडिया की जर्सी। दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की जर्सी पर पाकिस्तान लिखने से इनकार कर दिया। बीसीसीआई ने टीम इंडिया की जर्सी पर एक होस्ट नेशन के तौर पर पाकिस्तान लिखे जाने को लेकर आपत्ति जताई है और अब टीम इंडिया की इसी जर्सी पर पाकिस्तान को जोर की मिर्ची लगी है और वो अपना दुख लेकर आईसीसी के दरबार में जाने की तैयारी कर रहा है। और इस पर आज हमने एक क्रिकेट वाली फिक्र की फाइल तैयार की। दरअसल जर्सी पर मेजबानी करने वाले देश का नाम लिखे जाने को लेकर आईसीसी की एक परंपरा रही है। इसी परंपरा के अनुसार आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट जिस भी देश में कराया जाता है तो सभी देशों के खिलाड़ियों को और बल्कि उनकी जर्सी पर उसके क्रिकेट बोर्ड के साथ लोगों के साथ आईसीसी के टूर्नामेंट का लोगो रहता है और उसके नीचे उस देश का नाम लिखा जाता है जो उसे होस्ट कर रहा है। इसे समझने के लिए हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जैसे ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की जर्सी है और आप इसमें देख सकते हैं कैसे चैंपियंस ट्रॉफी के लोगों के नीचे पाकिस्तान का भी नाम लिखा गया है जो इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। इसी तरह टीम इंडिया की ये जर्सी पिछले साल T20 वर्ल्ड कप की है जिसमें खिलाड़ियों की जर्सी पर एक तरफ बीसीसीआई का लोगो है जबकि दूसरी तरफ T20 वर्ल्ड कप के लोगों के नीचे वेस्ट इंडीज और यूएसए का नाम लिखा हुआ है जो इस टूर्नामेंट के होस्ट थे। ऐसे ही वर्ष 2017 में इंग्लैंड में हुए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त खिलाड़ियों की जर्सी पर बोर्ड और आईसीसी टूर्नामेंट के लोगों के साथ इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट लिखा गया था। अब आईसीसी की परंपरा के अनुसार क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है इसलिए खिलाड़ियों की जर्सी पर पाकिस्तान लिखा जाना बीसीसीआई इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसकी वजह क्या है, इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का तर्क भी आपको जान लेना जरूरी है जो काफी हद तक लॉजिकल है, तर्कसंगत है। बीसीसीआई के अनुसार टीम इंडिया के सारे मैच हाइब्रिड मॉडल के लिए पाकिस्तान से बाहर दुबई में खेले जाएंगे। क्योंकि टीम इंडिया अपना कोई भी मैच पाकिस्तान जाकर नहीं खेल रही है तो फिर पाकिस्तान उसका होस्ट कैसे हो सकता है, और जब पाकिस्तान उसे होस्ट ही नहीं कर रहा है तो टीम इंडिया की जर्सी पर उसका नाम क्यों लिखा गया है। सोचिए, भारत के इसी तर्क पर पाकिस्तान का दिल जल रहा है और अब इन जख्मों का इलाज कराने के लिए आईसीसी के पास गया है। चर्चा दिल्ली की चुनावी महाभारत पर है जिसमें रामायण ट्रेंड करने लगी है और राम, सीता और रावण को लेकर शब्द बाढ़ चलने लगे हैं। हुआ यह कि सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा के दौरान रामायण का एक प्रसंग सुनाया। उन्होंने जो कहा उसके कोड वर्ड राम, सीता, लक्ष्मण, हिरण और रावण जैसे शब्द थे। यह प्रसंग सीता हरण से जुड़ा था। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा था, फिर आपको इसके पॉलिटिकल इंपैक्ट भी दिखाएंगे। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। केजरीवाल के इस बयान से बीजेपी को हमले का नया हथियार मिल गया। बीजेपी से सीता माता का अपमान बता रही है, वो केजरीवाल की समझ पर सवाल उठा रही है।
उन्हें चुनावी हिंदू बता रही है। इससे जुड़ा पोस्टर भी बीजेपी ने जारी कर दिया है। बीजेपी ने याद दिलाया कि हिरण बनकर रावण नहीं, मारीच आया था। वो वहीं केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी रावण के बचाव में खड़ी है। उनका एक बयान तो अज्ञानता वाला है कि रावण सोने का मृग बन के आया। रावण सोने का मृग बन के नहीं आया है, मूर्ख अरविंद। मारीच सोने का मृग बन के आया। चलो यहां तक तो हम अज्ञानता मान लेते हैं, लेकिन ये कहना कि माता सीता ने लक्ष्मण को हिरण लाने को भेजा, ये माता सीता का अपमान है। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था, और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है।